तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपसे मस्त होंगे। भाई साहब 18 फरवरी को आपको पेपर देना, ठीक है भाई साहब। 18 फरवरी को आपको पेपर देना है। किसका भाई साहब? क्लास 12th हिंदी का, ठीक है भाई साहब। क्लास 12th हिंदी का पेपर देना है, ठीक है। अब जिनको भाई साहब निबंध अभी तक तैयार नहीं किए, तो भाई साहब उनके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाली है। पूरा निबंध आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। इस वीडियो विद प्रूफ लेकर आया हूँ, सिर्फ आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए आप देखिए, जो भाई साहब निबंध आता है आपके बोर्ड एग्जाम में भाई साहब, वो आता है 9 नंबर का, ठीक है। मतलब 9 नंबर आपका क्लियर होगा इस वीडियो को देखने के बाद। मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्लास 12th हिंदी में, तो भाई साहब उनको बस तैयार कर लें। बस उतना ही बोलूंगा, उनको आप तैयार करना। इससे ज्यादा आपको कोई निबंध तैयार करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 9 निबंध बताऊंगा। आपको होगा यार 9 निबंध आप बताओगे, 9 निबंध हम याद कैसे करें? याद कौन करने को बोला भाई? आप इसको सिर्फ देखिए, एक बार समझिए। याद नहीं होगा ये सब, ठीक है। समय बीत चुका है। जिनको याद है उनकी तो भाई साहब बल्ले बल्ले है, जिनका याद नहीं है उनके लिए ट्रिक है ना भाई साहब, ट्रिक। बस देख लो, बस लिख के आ जाओगे। बोर्ड एग्जाम बैठना आपको लिखना है ऐसे। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं भाई साहब। जो यहाँ पे देखिए पहला निबंध है, ठीक ना। यहाँ देखिए जो पहला निबंध है भाई साहब, बेरोजगारी। फिर आपको बेरोजगारी पे निबंध कैसे लिखना है अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे निबंध लिखना है, तो भाई साहब कैसे लिखोगे अभी बताऊंगा, टेंशन मतलब। मोस्ट इंपोर्टेंट ये निबंध है। और हाँ, आप लोग इसको बेरोजगारी पर निबंध आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। बहुत ही आपको बोल देना कि हमको इजी वर्ड में, इजी शब्द में बताओ और कम शब्दों में, ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब बेरोजगारी पे आपको चैट जीपीटी बता देगा। मतलब आप देख लेना, अगर आपको मैं जो बताऊंगा अगर आपको वो याद हो जाता है ठीक है, अदरवाइज आप इंटरनेट से सर्च करके कोई आसान सा बेरोजगारी निबंध देख लेना, बस देख लेना, याद मत करना, ठीक है। याद कर लोगे तो भाई साहब पास हो जाओगे ना। फिर आप देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे निबंध लिखना, ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये भी निबंध बहुत ही भाई साहब महत्वपूर्ण है। फिर आप देखिए वृक्षारोपण का महत्व, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दहेज प्रथा भाई साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता, भाई साहब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए महाकुंभ मेले पर निबंध लिखिए, तो भाई साहब महाकुंभ मेले के ऊपर मैं पहले वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करोगे, वहां पे लिखा रहेगा महाकुंभ मेला, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियो देख लें, याद हो जाएगा भाई साहब। बहुत ही आसान भाषा में बताया, मजे मजे में, ठीक ना। महाकुंभ मेला तो तैयार हो गया, आप लोग देख लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब हम बढ़ते हैं भाई साहब। महाकुंभ जो भी ये निबंध है मैं आपको जस्ट दे दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए, और निबंध लिखने का एक तरीका भी होता है, उसको भी समझाऊंगा, ठीक है भाई साहब। चलिए अब हम बढ़ते हैं भाई साहब जो हमारा निबंध है, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए ये महाकुंभ मेले पर निबंध है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए रूपरेखा, मैं आपको रूपरेखा बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि भाई साहब यहीं से नंबर मिलता है। आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना। पहला हेडिंग रहता है भाई साहब प्रस्तावना, प्रस्तावना हेडिंग पहला रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए पौराणिक कथा, मैं वीडियो बनाया हूँ, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो देख लेना। इस वीडियो में भाई साहब समझ जाओगे ही। पौराणिक कथा हो गया, आयोजन हो गया, महत्व हो गया, विशेषताएं हो गया। यहाँ देखिए कुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान हो गया, और निष्कर्ष हो गया। तो भाई साहब ये 7 हेडिंग आपको डालना पड़ेगा। लास्ट में निष्कर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट में प्रस्तावना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जामिनर यही देखेगा प्रस्तावना लिखा है या नहीं लिखा है। प्रस्तावना लिखा है, गुड लड़का। फिर देखेगा लास्ट में यार जो निष्कर्ष लिखा है या नहीं, सोचेगा निष्कर्ष भी लिखा है भाई साहब, बल्ले बल्ले, इसको नंबर दे दो भाई साहब 9 नंबर, आपको नंबर इससे मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है भाई साहब। आपको ऐसे प्रस्तावना डालना है, प्रस्तावना के बारे में प्रस्तावना फिर लिखना है, फिर आपको पौराणिक कथा लिखना है, फिर आपको आयोजन लिखना है, फिर आपको महत्व लिखना है, फिर विशेषताएं लिखना है, फिर महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान लिखना है, फिर निष्कर्ष लिखना है। तो इसके बारे में वीडियो बनाया हूँ, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप वो वीडियो देख करके पहला निबंध तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे निबंध की तरफ। तो भाई साहब जो हमारा दूसरा निबंध है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए हमारा जो दूसरा निबंध है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, ठीक है भाई साहब। आपको देखिए इसे प्रस्तावना डालना है, फिर आप देखिए बेरोजगारी का अर्थ डालना है, ठीक है। बेरोजगारी प्रस्तावना में आपको ये चीजें लिखना है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं आपको कितना ही बताऊं, बहुत समय कम बचा है। बस यार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1-2 बार पढ़ लीजिए और 1-2 बार अपने कॉपी में लिख लीजिए, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लोगे, ठीक है भाई साहब। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ देखिए बेरोजगारी पर समस्या पे निबंध, आपको देखिए दोस्तों इसमें देखिए हेडिंग है बेरोजगारी के प्रकार। यहाँ देखिए बेरोजगारी 5 प्रकार की होती है। अल्प बेरोजगारी, आप देखिए खुली बेरोजगारी, और आप देखिए अनवैच्छिक बेरोजगारी। तो भाई साहब आपको जब ये हेडी डाल के आप लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार लड़का पढ़ा लिखा है, तो आपको नंबर पूरा देगा, ठीक है। तो चलिए जो इसकी हेडिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ। चलिए अब डायरेक्ट हम पढ़ते हैं इसको सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बस आप लोग तैयार कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, ठीक ना। अब मैं आपको यहाँ पे 1 घंटे में आपको इसमें पढ़ के बताऊंगा, लिख के समझाऊंगा, तो समय तो बचेगा नहीं, क्योंकि ये सब चीजें याद करने वाली, समझने वाली चीजें हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग तो इसको लिख लोगे। बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे लिखना है, तो भाई साहब देखिए यहाँ देखिए जो अल्प बेरोजगारी और यहाँ पे खुली या पूर्ण बेरोजगारी अथवा अनवैच्छिक बेरोजगारी। यहाँ पे देखिए जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो लेकिन उसे काम ना मिले,
तो उस स्थिति को पूर्ण या खुली बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कोई लड़का मतलब हो गया 18 साल का, 20 साल का हो गया और वो अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुका, अब उसको काम की जरूरत है तो उसको काम नहीं मिलती है, तो उस बेरोजगारी को हम लोग पूर्ण बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी कहते हैं। तो आपको ये लिख देना है। तो भाई साहब ये हेडिंग बहुत मैं अपने आसान भाषा में लिखा हूँ यार, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लोगे। बेरोजगारी समस्या पर निबंध, बेरोजगारी की समस्या क्या है। ठीक ना, देखिए दोस्तों आजकल के जो लड़के जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक ना, 12 पास हो जाओगे, फिर उसके बाद आप लोग ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद भाई साहब आप क्या करोगे, डिपेंड हो जाओगे कि हमको किसी कंपनी में जॉब मिले, हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें। तो आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं करते हो, आपको स्किल सीखना चाहिए, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया, ठीक ना, बहुत सारे फील्ड है आज के डेट में, फ्रीलांसिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन सभी लोग जो प्राइवेट जॉब होती है उस पर डिपेंड होते हैं एंड गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड होते हैं। वो लोग अगर ये नहीं मिलेगा तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो भाई साहब माइंड सेट चेंज करिए। तो बेरोजगारी समस्या पे निबंध हम देख रहे हैं। तो भाई साहब ए आपको अल्प बेरोजगारी, खुली या पूर्ण बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए, मैंने आपको इस डिटेल में समझा दिया। और यहाँ देखिए जो अल्प बेरोजगारी क्या बोलता है भाई साहब, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से कम कार्य मिलता है अथवा जब कुछ ही समस्या के लिए काम कुछ ही समय के लिए या देखिए कुछ ही समय के लिए काम मिलता है, उस स्थिति को अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। यदि किसी इंजीनियर को क्लर्क का काम दे दिया जाए तो उस योग्यता का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है भाई साहब, जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग किया है, फिर उसको किसी बैंक में क्लर्क का जॉब मिल गया, मतलब कहीं पर भी क्लर्क का वर्क कर रहा है, तो मतलब उसकी योग्यता, मतलब ये मजा नहीं आएगा ना यार, वो इंजीनियरिंग किया है और क्लर्क का काम कर रहा है भाई साहब, तो इसके ऊपर सुर नहीं कर रहा है, तो उसको हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो यार इसको बना के आप लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं जो इसकी अगली हेडिंग है। यहाँ देखिए ऐच्छिक बेरोजगारी भाई साहब, यहाँ देखिए मौसमी बेरोजगारी भाई साहब, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब। शिक्षित बेरोजगारी भाई साहब, यहाँ पे आप लोग इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ देखिए भाई साहब वो था भाई साहब क्या था, बेरोजगारी कारण। यहाँ देखिए बेरोजगारी का कारण क्या है, ठीक है, यहाँ देखिए बेरोजगारी कारण, यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, और यहाँ देखिए दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, नए रोजगारों की कमी है, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे मशीनरीकरण है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको जनसंख्या वृद्धि कारण। यहाँ देखिए भाई साहब जनसंख्या वृद्धि कारण पहले आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे जो पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि, ठीक दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी का प्रमुख कारण में से एक है। देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से उद्योग, नौकरी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका पहला कारण। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये बहुत सारे कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देखिए जो भाई साहब है हमारा बेरोजगारी दूर करने के उपाय। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं बेरोजगारी दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं। ठीक है दोस्तों, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तभी से आप कोई ना कोई स्किल सीखिए। ठीक है, ये नहीं कि हम कोई जॉब ही करेंगे, ठीक है, आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नॉलेज लेना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में एंट्री कर सकते हो। उसके लिए आपको फंड भी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे बना के लिख सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो मैंने तो लिख दिया अपने आसान भाषा में, लेकिन आपको इसको याद करने में बहुत समस्या आ जाएगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अब समय बचा ही नहीं। ठीक है, और भी सब्जेक्ट है, हिंदी थोड़ी ना है। तो भाई साहब ये निबंध है, देख लीजिए बेरोजगारी दूर करने के उपाय, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखिए बेरोजगारी एक अभिशाप है, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको उपसंहार डाल देना है। उपसंहार डाल देंगे तो भाई साहब आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार लड़का ने पूरे जो भी हेडिंग्स रहती है सब हेडिंग को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है, पूरा उसको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा भाई साहब आ गया भ्रष्टाचार पर निबंध। अगर आपको भ्रष्टाचार पर निबंध देखने को मिल जाता है तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ देखिए आपको डालना है प्रस्तावना। ठीक है, भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है जो देश, संप्रदाय, समाज और परिवार के कुछ लोगों को दिमाग में बैठ गया है। ठीक है, बैठ गया है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश में हालत खराब होती जा रही है। तो आप यहाँ पे यार बना के भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही ही लिखना है। नहीं दोस्तों, आप भ्रष्टाचार के बारे में बस स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको एक दो बार लिखिए यार, तैयार हो जाएगा। ये नहीं कि आपको इसको रट्टा मारना है, बस समझिए यार दोस्तों, बस इतना ही बोलूंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा रफली चलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास समय नहीं है और भी हमको समय देखना है ना भाई साहब। यहाँ देखिए भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग पहले ले लीजिए, फिर मैं आपको एक लाइन बता दूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, मैं एक लाइन बता दूंगा, फिर आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग आप नहीं चलिए, आप इसको एक दो पन्ना लिख लीजिए, आप लोग को तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा गया भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ। आप देखिए भ्रष्ट आचरण ऐसा कार्य जो अपने स्वार्थ सिद्धि कामना के लिए समाज के नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर किया जाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है भाई साहब, भ्रष्टाचार कहलाता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग इसमें थोड़ा सा अब याद देखिए
भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, आपको ऐसे लिख देना है। आप देखिए भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी अधिक गहरी हैं कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा होगा जहां पर भ्रष्टाचार व राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रयत्न ना बन गई हो। यहाँ पे देखिए आज भारत में भ्रष्टाचार हर एक क्षेत्र में बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब भ्रष्टाचार के कारण, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिएगा भ्रष्टाचार के कारण देश का लालची कानून, ठीक है ना भाई साहब। व्यक्ति को लोभी स्वभाव, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आदत, इच्छा, असंतोष, आपको ऐसे पढ़ोगे आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे देखिए भ्रष्टाचार के प्रकार, भ्रष्टाचार कितने प्रकार हैं यहाँ आप देख लीजिए भाई साहब। भ्रष्टाचार कितने प्रकार हैं आप देखिए। रिश्वत की लेन देन, भाई साहब कोई अगर सरकारी कर्मचारी है, उसको सरकार तनख्वाह दे रही है, अब वो रिश्वत की लेन देन करा तो वो भी भाई साहब भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ देखिए रिश्वत की लेन देन भी भ्रष्टाचार कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। चुनाव में धांधली, मतलब चुनाव में क्या करते हैं, पैसे बंटवाते हैं सभी लोग, जो भी प्रधानी वधानी में जो भी बड़े बड़े खड़े होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रधानी में पैसा वैसा बंटवाने लगते हैं कि हमको ज़्यादा वोट मिलेगा, हम जीत जाएंगे। तो वो भी एक भ्रष्टाचार ही है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको देख लीजिए, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, तो भाई साहब ए आप लोग देख लीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब आप देखिए भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ देखिए भ्रष्टाचार के दूर करने का उपाय, ठीक है। यहाँ पे देखिए उपाय कौन कौन से आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कानून, मतलब भ्रष्टाचार को खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। तो हमारे संविधान के लचीलेपन की वजह से अपराधी के दंड का बहुत ही अधिक भय नहीं रह गया है, अतः भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। तो भाई साहब ये आप लोग हेडिंग डाल के लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब लास्ट में देखेंगे उपसंहार, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। भ्रष्टाचार पे आपका निबंध हो गया, यहाँ पे देखिए खत्म। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको उपसंहार में डाल देना, आज भ्रष्टाचार हमारे देश में पूरी तरीके से फैल चुका है, ठीक है। आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब ये हो गया आपका भ्रष्टाचार पे निबंध कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। तो भाई साहब देखिए हेडिंग है, पहले आपको प्रस्तावना डालना है, फिर प्रदूषण का अर्थ क्या है, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार क्या है, प्रदूषण के कारण क्या है, प्रदूषण की रोकथाम क्या है, उपाय क्या है, उपसंहार है। अगर आप इतना नंबर डालते हैं, इतना हेडिंग बाय हेडिंग लिखते हैं, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। हेडिंग देखेगा एग्जामिनर, ना कि आप प्रस्तावना में क्या लिखे हैं, इसमें क्या लिखे हैं, हाँ तो लिखेंगे उसी से रिलेटेड ही ना। बस हेडिंग अगर आप सही तरीके से लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं भाई साहब, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, वरना पीडीएफ तो मिल ही जाएगा यार आपको। जो लोग पीडीएफ पढ़ना नहीं चाहते हैं वैसे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आप देखिए प्रदूषण का अर्थ, अब देखिए प्रदूषण का अर्थ स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यहाँ पे भाई साहब पेन लेता हूँ, वातावरण को दूषित करते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारी के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। इस प्रकार वातावरण दूषित हो जाने से प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि, औद्योगिक प्रगति प्रदूषण की समस्या को जन्म देता है। औद्योगिक और रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर पृथ्वी पर हवा तथा आदि प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे देखिए प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण के निम्न प्रकार है, ठीक दोस्तों। यहाँ पे देखना वायु प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण, ठीक है भाई साहब। और यहाँ पे देखिए ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। तो आपको ऐसे लिखना है भाई साहब, वो हो गया ना। अब चलिए आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब जल प्रदूषण, सॉरी वायु प्रदूषण पहले है ना। अब यहाँ पे दोस्तों आपका देखिए वायु प्रदूषण आ गया, जल प्रदूषण आ गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप इसको एक दो बार कॉपी में लिखेंगे तो तैयार हो जाएगा यार, आपसे रिलेटेड है, आप लोग समझ जाओगे। बहुत दिन से आप लोग वायु प्रदूषण जल प्रदूषण पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 8वीं से कक्षा 6वीं से पढ़ते आ रहे हो, तो भाई साहब ईजी है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से आगे करता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। फिर आप देखिए भाई साहब आपका ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब आपका ध्वनि प्रदूषण हो गया। फिर आप देखिए रासायनिक प्रदूषण हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए भाई साहब प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। यहाँ देखिए प्रदूषण के प्रकार हम देख लिया था। फिर आप देखिए प्रदूषण आपको ऐसे हेडिंग डालना है, फिर आपको यहाँ तक ऐसे लिख देना, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आप देखिए प्रदूषण की रोकथाम, प्रदूषण की रोकथाम आपको ऐसे लिखना है। देखिए दोस्तों पर्यावरण दूषित करने वाली उपस्थितियों में आजकल मानव सक्षम चुनौतियों बनकर खड़ी है, तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए लास्ट में आकर भाई साहब उपसंहार, ठीक है। आप लोग इसको लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार लड़का पढ़ा लिखा है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब निबंध था भाई साहब, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में जो आता है इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। तो चलिए अभी हम दिखा दें आपको कितना निबंध बताएं अभी तक ले। चलिए बढ़ते हैं भाई साहब। हमने आपको स्टार्टिंग में जितना निबंध बताया था, आप लोग इतना निबंध तैयार कर लेंगे तो बस उतने में आपका भला हो जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा
पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, इतना निबंध आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब जो निबंध मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है, वो उस निबंध को आप लोग क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी से आसान भाषा में मंगा सकते हो। ठीक है, आप इतना तो कर ही सकते हो यार। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा आ गया है। अभी कुंभ मेला पर, कुंभ मेले के बाद ही रहता है, तो कुंभ मेले के ऊपर भी निबंध बना है, तो भाई साहब आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए भाई साहब, ये है आपका निबंध जिसके लिए आपको 9 नंबर मिलते हैं। और मैंने आपको कौन कौन सा निबंध बताया, बेरोजगारी बताया, ठीक है भाई साहब, ये बताया। और यहाँ पे देखिए जो पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये बताया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए महाकुंभ मेला पर बता दिया था। ठीक है, और मैंने एक बताया था आपको भाई साहब भ्रष्टाचार। ठीक है, भ्रष्टाचार को बताता है, ये वाला तो मैं आपको वीडियो बनाया हूँ, लिंक देते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और जो आपका कंप्यूटर के हमारे जीवन में उपयोगिता, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। दहेज प्रथा, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, उसको तो मैंने आपको बताया ही था। वृक्षारोपण का महत्व, यहाँ पे देखिए आतंकवाद की समस्या और समाधान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो भाई साहब अगर आप लोग इतना निबंध तैयार कर लेते हो, जो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिया हूँ, ठीक है, अगर आप लोग इतना निबंध तैयार कर लेते हो, तो भाई साहब आपको जो 9 नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना निबंध तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करना, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास शूट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आप लोग को यार समझाया तो आपने कुछ ही नहीं, बस आपने हमारे साथ रख दिया कि देखो ये है ये है। तो भाई साहब समय नहीं बचा है ना हमारे पास, और आपके पास भी समय नहीं बचा है। अब मैं यही चीज़ आपको यहाँ पे समय आपका बर्बाद करूँगा, कोई मतलब नहीं है। आप वही चीज़ें आप अपने सेल्फ स्टडी करोगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक ना, मैं भी सेल्फ स्टडी करके ही कुछ कहता हूँ। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी भाई साहब मस्ट जरूरी है। ठीक है, तो यही था, मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे से आप नेक्स्ट क्लास में। अब तक जय हिंद, वंदे मातरम।